जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जापान ने भारत को ऑफर करी अपनी सबसे एडवांस वॉरशिप का डिज़ाइन। साउथ कोरिया के साथ और भी अधिक टेक ट्रांसफर के साथ K9 वज्रटी के तीसरे फेज पर भी चल रहा है काम। ईरान ने मना किया यूएस के साथ पीस टॉक्स के दूसरे राउंड के लिए। भारतीय वायुसेना को तलाश है एडवांस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की। और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की आपस में हुई लड़ाई। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने भारत के साथ डिफेंस टाइज को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारतीय नौसेना के लिए अपनी एडवांस्ड मोगमी क्लास फ्रिगेट्स के डिज़ाइन को ऑफर किया है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो मोगमी क्लास फ्रिगेट्स के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड जो वॉरशिप है वो इंडियन शिपयार्ड द्वारा भारत में बनाई जाएगी और इस वॉरशिप के निर्माण में जापान की तरफ से कुछ मटेरियल सपोर्ट मिलेगा। और इस मोगमी क्लास वॉरशिप्स के डिज़ाइन वाले ऑफर के अलावा जापान ने यह भी सजेस्ट किया है कि भारत और जापान संयुक्त रूप से मिलकर एक बिल्कुल ही नई डिज़ाइन की फ्रिगेट्स भारत में बना सकते हैं, जिसको भारतीय नौसेना और जापानीज़ नेवी दोनों इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में भी दोनों देशों के कॉपरेशन की पॉसिबिलिटी की बात की गई है और जिसमें संयुक्त रूप से मिलकर ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ को विकसित करना शामिल है। और जबकि साइबर सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें दोनों देश संयुक्त रूप से मिलकर काम कर सकते हैं और इसे भी एक विकल्प में रखा गया है। बाकी टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जापान का जो ये मोगमी क्लास फ्रिगेट के डिज़ाइन वाला ऑफर है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी डिफेंस डील साबित हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जापान की जो ये मोगमी क्लास की वॉरशिप्स हैं तो ये स्टेल्थ डिज़ाइन के साथ आती हैं। इसमें AI असिस्टेड सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक हाईली ऑटोमेटेड वॉरशिप है। इसे एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस कॉम्बैट तो इस तरह के मल्टीपल रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे एक तरह से अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को भी ऑपरेट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ये एक फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म भी है। US ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया था कि कल एक ईरानियन फ्लैग कार्गो शिप जिसका नाम है तोस्का, जो कि US नेवी के ब्लॉकेट को पार करने का प्रयास कर रही थी, तो US नेवी की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने गल्फ ऑफ ओमान में उस ईरानियन वेसल को इंटरसेप्ट किया और उसको रुकने की वार्निंग जारी करी। लेकिन ईरानियन शिप के क्रू ने उस वार्निंग को इग्नोर किया और जिसके परिणाम स्वरूप US नेवी की शिप ने फोर्स का इस्तेमाल करके उस वेसल को रोका और अब वो जो ईरानियन वेसल है वो US मरीन की कस्टडी में है। तो अब ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये कहा गया कि इस घटना के बाद फिर ईरान के IRGC नेवी ने US के फोर्सेस को सी ऑफ ओमान से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। बाकी इसके अलावा जैसे कि US प्रेसिडेंट की तरफ से कंफर्म किया गया था कि पाकिस्तान में ईरान के साथ पीस टॉक्स का दूसरा राउंड होने वाला है और इस कंफर्मेशन के साथ एक धमकी भी दी गई थी कि अगर ईरान इस डील के लिए सहमत नहीं होता है तो फिर जो अमेरिका है वो ईरान को तबाह कर देगा, उसके सभी महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करके। और अब इस पर ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल कमेंट आया है उसमें ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कंफर्म किया है कि जो ईरान है वो फिलहाल अभी तक US के साथ बातचीत के इस दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और उनका ये कहना है कि अमेरिका के साथ और बातचीत करने की फिलहाल ईरान की कोई योजना नहीं है, क्योंकि ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिका का व्यवहार डिप्लोमेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उनकी गंभीरता का संकेत नहीं देता है। और जबकि US प्रेसिडेंट ने कहा था कि इस बातचीत के दूसरे राउंड के लिए जो US के वाइस प्रेसिडेंट है वही एक बार फिर से US के इस डेलीगेशन को लीड करेंगे। प्रश्न ये है कि ईरान तो इस बातचीत के लिए आ नहीं रहा है तो फिर अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान जाके कर क्या रहा है। और बाकी ईरान का इस पीस टॉक से ऐसे पीछे हट जाना कहीं ऐसे तो संकेत नहीं देता कि ईरान को भी समझ में आ गया है कि जो एक दलाल इसमें बीच में बैठा हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन एजेंट ही है। बाकी US ने जो ईरान की कार्गो शिप को सीज किया है तो उस पर चीन ने भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करी है और सभी पार्टी से पीस टॉक्स को रिज्यूम करने का आग्रह किया है। बाकी जो ईरान और US के बीच सीज फायर हो रखा है तो उसकी जो अवधि है वो भी लगभग समाप्त होने वाली है और अभी भी स्पष्ट नहीं है कि US और ईरान की बातचीत कहाँ जाएगी। और इन सब के बीच ईरान की मीडिया कुछ ऐसे बड़े दावे करते हुए दिख रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये क्राइसिस और भी ज़्यादा डीप होता है तो UAE है वो डॉलर को डिच करके युआन में शिफ्ट हो सकता है। भारतीय वायुसेना क्लोज रेंज पर दुश्मन ड्रोन्स को काउंटर करने वाले एडवांस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर रही है और इसी के तहत एक RFI भी जारी की गई है और जिसमें विशेष रूप से एयरफोर्स को स्वदेशी सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। और जिस तरह की सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो वो लॉन्च एंड फॉरगेट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्मॉल ड्रोन इंटरसेप्टर के तौर पर डिज़ाइन किया गया होना चाहिए और ये हॉस्टाइल ड्रोन्स को ऑटोनोमसली ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम होना चाहिए और ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर से बिना किसी मैनुअल कंट्रोल के बिना भी ऑटोमेटेड गाइडेंस सिस्टम की मदद से वो टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होना चाहिए। और RFI के मुताबिक एयरफोर्स को लेयर्ड सिस्टम बनाने के लिए 3 टाइप के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। पहला टाइप है मैन पोर्टेबल सिस्टम का जो कि 5 किलोमीटर्स की दूरी तक और 1000 मीटर्स की ऊंचाई तक ड्रोन्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम हो। दूसरे टाइप में शामिल है एक इंटरसेप्टर जो कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तक और 5000 मीटर्स की ऊंचाई तक ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो।
और ये एक तरह का व्हीकल लॉन्च इंटरसेप्टर होना चाहिए जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स को साल्वो मोड में फायर कर सके। और जो तीसरा टाइप है उसमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो कि कम से कम 25 किलोमीटर्स की दूरी तक और 7000 मीटर्स की ऊंचाई तक टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत साउथ कोरिया के साथ K9 वज्र-T सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर के तीसरे फेज पर भी काम कर रहा है और इस तीसरे फेज में और भी अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल रहेगा। और इसके अलावा जो भारत है वो और भी अधिक गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को देख रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो K9 वज्र-T है वो साउथ कोरियन ओरिजिन की 155 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है और जिसे साउथ कोरियन फर्म ने अपने इंडियन पार्टनर L&T की पार्टनरशिप के तहत भारत में प्रोड्यूस किया है। इसके पहले फेज में 100 K9 वज्र-T भारतीय सेना को डिलीवर की गई थी। फेज के बाद मई 2024 में 100 और यूनिट्स के लिए अप्रूवल मिल चुका था और दूसरे फेज में इन सिस्टम्स में जो स्वदेशी कंटेंट की मात्रा थी वो लगभग 60% से ज़्यादा है। और अब जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया कि तीसरे फेज पर भी काम चल रहा है और इस तीसरे फेज में कितने यूनिट्स रहेंगे तो फिलहाल अभी वो कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर कंफर्म किया गया कि इसके पहले वाले फेज की तुलना में इस तीसरे फेज में इन K9 वज्र-T हॉविट्जर्स में जो स्वदेशी कंटेंट की मात्रा है वो और ज़्यादा होगी। और अगर आपको K9 वज्र-T के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में जो भारत और रशिया की लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की कुछ डिटेल्स सामने आई थी जिनमें बताया गया था कि इस एग्रीमेंट के तहत ज़रूरत पड़ने पर भारत और रशिया करीब 3000 ट्रूप्स और कुछ लिमिटेड नंबर्स में शिप्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक दूसरे की टेरिटरी में लगभग 5 वर्षों के टाइम पीरियड तक के लिए तैनात कर सकते हैं। तो अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि भारत और यूक्रेन के बीच भी एक नया सिक्योरिटी कॉपरेशन अरेंजमेंट जल्द ही अंतिम रूप लेगा। और उनका यह कहना था कि वे अगले सप्ताह तक अपने पार्टनर्स के साथ इस सिक्योरिटी कॉपरेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल सऊदी की ऑफिशियल विजिट पर हैं और उनके इस विजिट के दौरान सऊदी लीडरशिप के साथ कुछ हाई लेवल मीटिंग्स कंडक्ट की गई हैं और जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करना और एनर्जी कॉपरेशन को एनहेंस करना। वही एक अपडेट यह है जिसमें रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें एक बार फिर से पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज और कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने सूडान के लिए वेपन्स और जेट्स की सप्लाई वाली जो डील है जिसकी वैल्यू 1.5 बिलियन डॉलर्स बताई गई है तो उसे फिलहाल के लिए रोक दिया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के इस डील पर अपना ऑब्जेक्शन उठाया था और इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि वो इस परचेस को फाइनेंस नहीं करेंगे। बाकी आपको याद दिला देते हैं कि सूडान के साथ पाकिस्तान एक बड़ी डिफेंस डील कर रहा है, तो इसकी जो रिपोर्ट हो ये भी रॉयटर्स की तरफ से ही जारी की गई थी और कुछ सिलेक्टिव ऑथर्स के द्वारा उसे लिखा गया था और उसमें भी पाकिस्तानी सोर्स का ही हवाला दिया गया था, लेकिन सूडान की तरफ से कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई डील हो रही है। और अब शायद नया तरीका है अपने उस झूठ को कवर करने का कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कह रहा है कि सूडान के साथ डील कैंसिल कर दो और इसलिए हमने उसे होल्ड पर डाल दिया है। बाकी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान की पीक डिप्लोमेसी देखने को मिली है। पाकिस्तानी पत्रकार के ही मुताबिक केन्या में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और डेप्यूटी हाई कमिश्नर के बीच फिजिकल फाइट हुई है और अब इस मामले पर पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने एक इंक्वायरी को भी इनिशिएट किया है और ये भी कहा गया कि इनमें से एक ऑफिशियल जिनकी लड़ाई हुई है तो उन्होंने केन्या की लोकल पुलिस को अप्रोच भी किया है। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दोनों पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की लड़ाई क्यों हुई होगी? हमें लगता है कि शायद इसलिए कि इन दोनों ने आपस में 50-50 पाकिस्तानी रुपए की शर्त लगाई होगी कि ईरान का डेलीगेशन पीस टॉक के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और हो सकता है जो जीता हो तो दूसरे वाले ने शर्त के 50 पाकिस्तानी रुपये देने से मना कर दिया हो। यह तो खैर हमारा अपना विचार है, आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में हवलदार चरणजीत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2001 में मेघालय में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए बीएसएफ के 16 वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनके नाम हैं श्री BR मंडाल, SI अमरीक सिंह, SI पन्ना लाल, हेड कांस्टेबल BR नाथ, हेड कांस्टेबल उमा रमा नायक, हेड कांस्टेबल रमना गौड़ा, कांस्टेबल सुधीर यादव, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल गुरबख्श सिंह, कांस्टेबल आनंद सिंह, कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह, कांस्टेबल अब्दुल H शेख, कांस्टेबल मोहम्मद मोफिलुद्दीन, कांस्टेबल देसराज, कांस्टेबल सनातन ढाला और हेड कांस्टेबल ध्यान सिंह। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी थी जो कि भारत ने लीज पर ली थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।